नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलो, तो हमारा सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर चल रहा था जिसमें हम लोगों ने पहले लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन देखा था कि एडजॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है, एडजॉर्प्शन कितने प्रकार का होता है और फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होते हैं। तो चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट सेक्शन करने वाले हैं जिसका नाम है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पढ़ाई। देखो भाई, हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में? एडजॉर्प्शन के बारे में। ठीक है, एडजॉर्प्शन के बारे में। ठीक, एडजॉर्प्शन, इसमें क्या होता है कि एक एडजॉर्बेंट होता है सॉलिड का सरफेस या किसी लिक्विड का सरफेस, और उसके सरफेस पे कोई मॉलिक्यूलर स्पीसीज आकर जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन। ठीक है, एडजॉर्प्शन। जैसे हमारे पास बच्चों एक सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड है, और कोई गैस का पार्टिकल आके इसके सरफेस पे ऐसे जमा हो गया चारों तरफ से, सिर्फ सरफेस पे बच्चों, इसके बल्क में ऐसे प्रवेश नहीं किया है, सिर्फ कहां पे है? सरफेस पे है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं कि एडजॉर्प्शन है, एडजॉर्प्शन है। ठीक, ये कर लिए थे हम लोग। और एक लिक्विड है, यहाँ पे लिक्विड का सरफेस है, लिक्विड है, और इसके सरफेस पे भी कोई गैस जो है आके एडजॉर्ब हो रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो एडजॉर्प्शन होता है हमने देखा था कि दो प्रकार का होता है। एक होता है बच्चों फिजिजॉर्प्शन, फिजिजॉर्प्शन जिसे हम फिजिकल एडजॉर्प्शन के नाम से भी जानते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिजिजॉर्प्शन या फिजिकल एडजॉर्प्शन। और दूसरा मैंने आपको बताया था केमिजॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन या फिर इसे बोलते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक, फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि जो गैस के पार्टिकल होते हैं या कोई भी मॉलिक्यूलर स्पीसीज इस एडजॉर्बेंट के सरफेस पे एक वीक फोर्स से जाके जुड़ा होता है, जिसे हम वांडर वाल फोर्स, वांडर वाल फोर्स, लंदन फोर्स, इस तरह के जो वीक डिस्पर्सन फोर्स होते हैं उसके द्वारा जुड़ा होता है, तो उसको फिजिकल एडजॉर्प्शन बोलते हैं। और अगर मॉलिक्यूलर स्पीसीज एडजॉर्बेंट के सरफेस पे केमिकल बॉन्ड बना लेता है मेरे भाइयों, केमिकल बॉन्ड बना लेता है, क्या बना लेता है? केमिकल बॉन्ड बना लेता है। तो केमिकल बॉन्ड बना लेता है तो हम बोलते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन। क्लियर है यहां तक? और यदि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो जाओ यूट्यूब पे सर्च करो सरफेस केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम लेक्चर 1 बाय डीके चंदन सर, और उसके बाद पहले उसको देखो, अच्छे से समझो, और फिर उसके बाद इस लेक्चर में आओ। तो बैक हमने थोड़ा सा रिकैप ले लिया, अब बढ़ते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की ओर। तो पढ़ना है बच्चों हम लोगों को, आज का टॉपिक है एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, आइसोथर्म पूरी बात करेंगे इसकी, लेकिन इससे पहले एक बात आप समझ जाओ कि बच्चों जो एडजॉर्प्शन की प्रक्रिया है ना, ये जो एडजॉर्प्शन की प्रक्रिया है इसके बारे में याद रखना कि इग्जोथर्मिक है। कैसा है? इग्जोथर्मिक है। पहली बात तो इग्जोथर्मिक है, ठीक है, इग्जोथर्मिक है। दूसरी बात आप याद रखना कि ये प्रक्रिया जो है जनरली रिवर्सिबल है। कैसा है? रिवर्सिबल है। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन की जो जनरल प्रोसेस है वो इग्जोथर्मिक है और रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब क्या है? ध्यान से समझना। रिवर्सिबल का मतलब है कि जैसे बच्चों, जैसे यहां पे हमारा ये सॉलिड है, सॉलिड, और ये इसका सरफेस है चारों तरफ, तो कोई गैस का पार्टिकल जो है इसके सरफेस पे जाके जमा हुआ, गैस का मॉलिक्यूल इसके सरफेस पे जाके क्या हो गया? जमा हो गया, ऐसे चारों तरफ से ऐसे ऐसे जमा हो गया गैस का पार्टिकल या कोई भी मॉलिक्यूलर स्पीसीज जाके जमा हो गया। तो एक गैस का पार्टिकल है वे जाके यहां पे जमा हो रहा है,
इसको तो मैंने आपको बताया कि इस घटना को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। लेकिन साथ ही उसी टाइम पे क्या होता है बच्चों, उसी टाइम पे कि जब एक मैक्सिमम अवस्था में पहुंच जाता है, मैक्सिमम स्टेट में, मतलब एक अच्छा खासा एडजॉर्प्शन हो जाता है, तो उसके बाद ये जो गैस के पार्टिकल है यहां से रिमूव भी होने लगते हैं, रिमूव होने लगते हैं, हटने लगते हैं, हटने लगते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, यहां से हटने लगे गैस पार्टिकल, वहां से हटने लगे, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन, ठीक है, डिजॉर्प्शन। यानी कि एडजॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है। पहले गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, सॉलिड के सरफेस पे जाके जमा होंगे, एक मैक्सिमम स्टेट में पहुंचने के बाद वहां से फिर गैस के पार्टिकल छूटना भी स्टार्ट कर देंगे, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डिजॉर्प्शन। तो जब भी एडजॉर्प्शन होगा तो वहां पे डिजॉर्प्शन का कहानी भी आएगा। ये पहली बात है, याद रखना, रिवर्सिबल होता है, जाके जुड़ा तो एडजॉर्प्शन, वहां से हटना स्टार्ट कर दिया तो डिजॉर्प्शन। एक सॉलिड है उसके सरफेस पे जाके जमा हुआ गैस का पार्टिकल तो एडजॉर्प्शन, और उस सॉलिड के सरफेस पे से गैस का पार्टिकल हटना शुरू हो गया तो इसको बोलते हैं डिजॉर्प्शन। जूटा तो एडजॉर्प्शन, हट गया डिजॉर्प्शन, जूटा तो एडजॉर्प्शन, हट गया डिजॉर्प्शन, याद रखना। तो यह हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस। दूसरा जो है एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब है कि हमेशा क्या होगा कि जब भी एडजॉर्प्शन का प्रोसेस होगा तो एडजॉर्प्शन के प्रोसेस में ये जो डेल्टा एच का वैल्यू है ना, एंथैल्पी चेंज जो होगा वो हमेशा क्या होगा बच्चों, निगेटिव होगा। ये आप जानते हो, मैंने कई बार एंथैल्पी के बारे में बात की है 11वीं क्लास में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कई जगह पे। तो एडजॉर्प्शन के लिए डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव होने का मतलब है कि हीट जो है, हीट रिलीज होगा, हीट रिलीज होगा, हीट बाहर निकलेगा, हीट इवॉल्व होगा। आपको बाहर से एनर्जी देने का जरूरत नहीं है, इंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं है। गैस को सॉलिड के सरफेस पे जमा कराने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, बहुत बड़ा लोहे का चना नहीं चबाना है, बाहर से एनर्जी प्रोवाइड नहीं करना है, बल्कि वहां से एनर्जी रिलीज होगी। एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो हीट रिलीज होगी बच्चों। डेल्टा एच क्या होगा एडजॉर्प्शन के लिए, निगेटिव। और बच्चों साथ ही साथ डेल्टा जी का वैल्यू भी क्या होगा, डेल्टा जी का वैल्यू भी क्या होगा, निगेटिव। यानी चेंज इन फ्री एनर्जी क्या होगा, निगेटिव। कोई भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव होगा, हमने पढ़ रखा है। उसके बाद आप याद रखना कि एडजॉर्प्शन से एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज करती है, यानी डेल्टा एस का वैल्यू भी क्या होता है, निगेटिव होता है। ये सारे टर्म मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है। तो एंट्रोपी चेंज क्या होता है, निगेटिव। एंट्रोपी का मतलब होता है इरेगुलरिटी। जितना ज्यादा इरेगुलरिटी होगा उतना ज्यादा क्या होगा, एंट्रोपी होगा। जैसे ऐसे समझो कि आइस में, आइस बर्फ जो होता है, तो बर्फ तो सॉलिड है, तो सॉलिड है तो उसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे यानी आइस के जो पार्टिकल होंगे H2O, वो बहुत ही रेगुलर वे में सजे होंगे, बड़े ही डेफिनिट पैटर्न में सजे होंगे। तो वहां पे बहुत ज्यादा रेगुलरिटी है, बहुत ज्यादा नियमित तरीके से सजा हुआ है, एकदम अच्छे क्रम में, तो कहेंगे कि एंट्रोपी कम होगा। जितना बढ़िया तरीके से सजा होगा ना उतना एंट्रोपी कम होगा। वाटर में क्या हो गए, मॉलिक्यूल इधर उधर हो गए, बल्क फोर्स जो है कम हो गया, फोर्स कम हो गया तो पार्टिकल इधर उधर हो गए, इरेगुलरिटी आ गया, तो सॉलिड से इसका एंट्रोपी ज्यादा होगा। जितना ज्यादा इरेगुलरिटी उतना ज्यादा एंट्रोपी। और क्या होगा, गैस के पार्टिकल, गैस के पार्टिकल तो बिल्कुल ही आगे नाथ न पीछे पगा, इधर उधर भागते रहता है, बहुत कम अट्रैक्शन फोर्स है उनके बीच में, तो उनका एंट्रोपी बहुत ज्यादा होगा। यानी उल्टा है, जितना ज्यादा इरेगुलरिटी आएगा उतना ज्यादा एंट्रोपी। तो यहां पे
जैसे 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 एगो गैस का पार्टिकल यहां पे जुड़ा तो अभी तो इरेगुलर है, लेकिन जैसे जैसे सभी जगह पे गैस के पार्टिकल जमा हो गए, पूरा एक व्यवस्थित तरीके से लेयर जमा हो गया, यहाँ पे बहुत ही डिफिनिट पैटर्न में एक लेयर जमा हो गया, तो यहाँ पे रेगुलरिटी बढ़ गया। रेगुलरिटी बढ़ गया तो एंट्रोपी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, एंट्रोपी घट जाएगा। तो याद रखना एडजॉर्प्शन के लिए डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव होगा, डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव होगा और डेल्टा एस का वैल्यू निगेटिव होगा। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। चलो दूसरी बात, एडजॉर्प्शन कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल है, यानी सॉरी, एडजॉर्प्शन के साथ साथ डिजॉर्प्शन की प्रोसेस भी होती है। गैस के मॉलिक्यूल जाके जमा होते हैं, साथ ही साथ एक मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंचने के बाद वहां से छूटना भी प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब समझ गए। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नोट्स भी दूंगा, नोट्स मैंने ग्रुप में डाल भी दिया है, इंग्लिश मीडियम का जो ग्रुप है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। आगे देखो, अब अभी तक तो सर आप एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पे नहीं आए, चलो अभी आ जाते हैं। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, आइसोथर्म, ठीक है। तो ये जो आइसोथर्म वर्ड है ना, एडजॉर्प्शन तो हम लोग समझ गए बहुत अच्छे से। आइसोथर्म जो है वो दो प्रकार के वर्ड से बना है, एक तो आपको यहां पे दिख रहा होगा आइसो और एक है थर्म। तो आइसो का मतलब हो गया सेम, इक्वल, और थर्म का मतलब हो गया टेम्परेचर, यानी समथिंग ऐसा होगा कि जहां पे टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रखना होगा, टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रखना होगा, ठीक है। बाकी फैक्टर चेंज होंगे लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो इसी को हम लोग बोलेंगे आइसोथर्म। तो होता क्या है बच्चों कि जैसे हमारे पास देखो, हमारे पास एक सॉलिड है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत मजा आने वाला है, बहुत बढ़िया, आप कहीं पे भी पढ़ोगे इससे बढ़िया आपको मजा नहीं आएगा सरफेस केमिस्ट्री में। देखो ये हमारे पास है सॉलिड, ठीक है, सॉलिड, और इस सॉलिड का जो मास है ना भाई, इस सॉलिड का मास कितना है, इस सॉलिड का मास हम मान लेते हैं कि m है, इस सॉलिड का मास कितना है, m है, ठीक है, सॉलिड का मास m है, और इसके सरफेस पे क्या है कि कुछ गैस के पार्टिकल जाके जमा हो रहे हैं, कुछ गैस के पार्टिकल जमा हो रहे हैं, गैस के पार्टिकल जमा हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, ये जो है गैस के पार्टिकल है, गैस, ठीक, गैस के पार्टिकल जाके जमा हो रहे हैं। और बच्चों इस गैस का पार्टिकल जो है ना, इसका जो मास है, इसका जो गैस का पार्टिकल का मास है, इसका मास है x, ठीक है, इसका मास है x, यानी कि एडजॉर्बेंट के मास m द्वारा, एडजॉर्बेंट सॉलिड, एडजॉर्बेंट के मास m द्वारा किसी गैस का x मास एडजॉर्ब किया जाता है, एडजॉर्बेंट के मास m द्वारा किसी गैस का x मास एडजॉर्ब किया जाता है, एडजॉर्बेंट के मास m के द्वारा, एडजॉर्बेंट का मास m के द्वारा किसी गैस का x मास एडजॉर्ब किया जाता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों x बाई m से, किससे, x बाई m से, ठीक है, x बाई m से। तो किसी एडजॉर्बेंट के m मास के द्वारा एडजॉर्बेंट का x मास एडजॉर्ब किया जाता है, तो अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं x बाई m। तो हमें क्या करना है बच्चों कि एक ग्राफ खींचना है, एक ग्राफ खींचना है, ग्राफ बिटवीन, इस शॉर्ट में बिटवीन लिखा हुआ है, ठीक है, बाबा के स्टाइल में, तो ग्राफ बिटवीन अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन, अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन, अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन, amount of absorption and pressure,
अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर, लेकिन टेम्परेचर होना चाहिए कांस्टेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ध्यान रहे। तो हमें क्या करना है कि एक ग्राफ प्लॉट करना है अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन। अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो गया, एक्स बाई एम। एडजॉर्बेंट के एम मास के द्वारा किसी एडजॉर्बेंट का एक्स मास एडजॉर्ब किया जाता है, तो इसको कहते हैं अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन। अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में, गैस का जो प्रेशर है, प्रेशर के बीच में ग्राफ खींचना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और चूंकि ये ग्राफ कांस्टेंट टेम्परेचर पे खींचा जाएगा, इसीलिए इसे हम एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहेंगे, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहेंगे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है यहां तक? बढ़िया एकदम। चलो, अगर सब कुछ बढ़िया है, सब अच्छे से समझ में आ रहा है, तो बच्चों एक बार इसको लाइक कर दो। वीडियो को पहले पॉज करो, लाइक करो, और उसके बाद फिर से पढ़ो तो ज्यादा समझ में आएगा। तो देखो, तो क्या होगा कि हमें ग्राफ खींचना है अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और इसी को बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो चलो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है, सब कुछ एकदम क्लियर तरीके से बताया गया है। तो देखो क्या होगा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर when a graph is plotted between amount of adsorption x by m, amount of adsorption and pressure, then it is called adsorption आइसोथर्म। इसको क्या कहेंगे, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो हमें क्या करना है, x बाई एम वर्सेस p, एक ग्राफ खींचना है एट कांस्टेंट t, कांस्टेंट टेम्परेचर पे x बाई एम वर्सेस p हमें ग्राफ खींचना है, जहां पे बच्चों x क्या है, x है अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब। तो x क्या है कि गैस की कितनी मात्रा एडजॉर्ब की जा रही है, और m क्या है, m है मास ऑफ एडजॉर्बेंट, यानी उसका मास जिसके सरफेस पे एडजॉर्प्शन की घटना हो रही है। तो एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट कि x बाई एम जो होता है बच्चों, x बाई एम ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है p का, x बाई एम प्रोपोर्शनल होता है किसका, p का, एट कांस्टेंट t, ठीक है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होता है, यानी गैस का x अमाउंट किसी एडजॉर्पेंट के m मास के द्वारा एडजॉर्ब हो रहा है, तो x बाई एम का वैल्यू जो है वो प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा, ऐसा पाया गया। फिर हम इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे आगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। चलो
चलो देखते हैं, देखो तो at constant temperature when a graph is plotted between amount of adsorption यानी x by m and pressure then it is called adsorption isotherm। और ऐसा पाया गया कि x by m जो होता है प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो एडजॉर्प्शन का अमाउंट बढ़ेगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि एडजॉर्प्शन कैसा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। तो जैसे जैसे एडजॉर्प्शन की प्रक्रिया बढ़ेगा साथ ही साथ डिजॉर्प्शन होना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आगे चल के फिर क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं एक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे पहुंचने के बाद इसका मान घटने लगेगा। तो देखो आगे इसको डिस्क्राइब करते हैं बड़े। चलिए मेरे शेरों आगे बढ़ते हैं। देखो तो जब ग्राफ खींचा गया तो ऐसा पाया गया कि देखो इधर है हमारे पास प्रेशर इधर जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, और इधर है अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन यानी x बाई एम, ये ऊपर जाने पे बढ़ रहा। तो जब ग्राफ खींचा गया तो ऐसा पाया गया कि जो एडजॉर्प्शन है ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से, ठीक है। फिर से बना दो इसको सही से, हालांकि सही से बना हुआ है पर चलो आपको अगर लग रहा है डाउट इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं। मच्छको इस तरीके से, तो ऐसा ग्राफ पाया गया। तो जब आप देखोगे इसको, इस ग्राफ को अच्छे से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इनिशियली क्या हो रहा है, शुरुआत में यहां से इनिशियली ये बड़ी तेजी से स्ट्रेट लाइन एकदम ऐसे बढ़ रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं, एकदम शुरू में बहुत तेजी से ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ रहा है। लेकिन फिर क्या हो गया, फिर इसका यहां पे कर्व बनना शुरू हो गया, ऐसे कर्व बनना शुरू हो गया, और फिर ये जाके ऐसे कांस्टेंट हो गया, फिर ये जाके ऐसे कांस्टेंट हो गया। तो ये चीज हो रहा है, मतलब इस तरीके से, ठीक है। तो ये कर्व बन रहा है, तो हम देख रहे हैं कि प्रेशर बढ़ रहा है, इधर जाने पे प्रेशर बढ़ रहा है और इधर अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है। तो देखोगे आप शुरुआत में ही बड़ा तेजी से बढ़ रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन, जितना प्रेशर बढ़ रहा है ना उतना एडजॉर्प्शन का अमाउंट बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पे जब हम पार करते हैं इस बिंदु पे, मैं यहां पे बना देता हूं पहचान आपका, इसके बाद यहां से यहां तक आप देखोगे कि ये थोड़ा कर्व बना लिया, मतलब जिस स्पीड से शुरुआत में बढ़ रहा था, ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा था, उस स्पीड से आप आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि एक कर्व बना के थोड़ा कम होना स्टार्ट हो गया। और इधर तो क्या हो गया, इधर बिल्कुल कांस्टेंट हो गया, प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये सीधा हो गया, फिर उधर जाने लगा। तो यानी 3 तरह का स्टेज यहां पे दिखाई पड़ता है, 3 तरह का। और ये जो आप देखोगे ये मैक्सिमम हो गया, यहां पे आपको ये मैक्सिमम दिखाई देगा, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम एडजॉर्प्शन। इसके बाद तो कांस्टेंट हो गया, इसके बाद तो प्रेशर बढ़ाने से चेंज ही नहीं हो रहा है, जितना बढ़ना था यहां तक बढ़ गया। तो जिस टेम्परेचर पे जाके मैक्सिमम हो गया, जिस टेम्परेचर पे, सॉरी टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, प्रेशर पे, जिस प्रेशर पे एडजॉर्प्शन का अमाउंट मैक्सिमम हो गया बच्चों, मैक्सिमम, तो इस प्रेशर को बोलते हैं हम पीएस। क्या बोलते हैं, पीएस। और पीएस का मतलब होता है सैचुरेशन प्रेशर, सैचुरेशन प्रेशर, सैचुरेशन प्रेशर। तो ये पीएस जो है सैचुरेशन प्रेशर, सैचुरेशन प्रेशर पे क्या हो गया कि अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन मैक्सिमम हो गया। अब सैचुरेशन प्रेशर के बाद कितना भी आप प्रेशर बढ़ा लो, कितना भी प्रेशर बढ़ा लो, एडजॉर्प्शन का ग्राफ ऊपर नहीं जाने वाला है, वो कांस्टेंट हो गया। यानी ये जो है इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया, इक्विलिब्रियम पे, किस पोजीशन पे पहुंच गया, इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया, साम्यावस्था पे पहुंच गया, ठीक है।
तो ये तीन आपको दिखाई दिया कि शुरुआत में बहुत तेजी से शार्पली इंक्रीज हो रहा है ग्राफ, फिर मॉडरेट प्रेशर पे क्या हो रहा है कि मॉडरेट प्रेशर पे हम जा रहे हैं तो ग्राफ थोड़ा सा डाउन हो गया, या डाउन नीचे नहीं आया बल्कि इंक्रीजिंग का जो रेट था वो थोड़ा सा कम हो गया, और सेचुरेशन प्रेशर के बाद तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बिल्कुल क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो क्या होता है ना कि इसके बाद हम बोले थे कि जब मैक्सिमम स्टेट पे पहुंच जाएगा उसके बाद धीरे धीरे डिजॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बाद यही चीज होने लगा। अभी शुरुआत में बहुत तेजी से एब्जॉर्प्शन हुआ बच्चों, लेकिन जैसे ही एक अच्छे लेवल पे पहुंच गया, सेचुरेशन लेवल पे पहुंच गया, उसके बाद क्या हो गया, डाउन होना शुरू हो गया। इंसान के जीवन में इसी तरीके से उतार चढ़ाव आता है। जब आप बहुत ज्यादा संघर्ष करोगे, मेहनत करोगे और अपने लाइफ को सही से चलाओगे तो अचानक से आपके लाइफ में उछाल आना शुरू हो जाएगा, आपका जीवन में इंक्रीजिंग आना, आपका ग्राफ जो है इंक्रीज करना शुरू होगा, आपका ग्राफ ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान बढ़ेगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा, यानी पद, पैसा, इज्जत तीनों मिलने लगेगा। लेकिन कितना भी मेहनत कर लो, करते 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 इंसान एक सेचुरेशन स्टेट में चला जाता है, सेचुरेटेड इक्विलिब्रियम स्टेट में चला जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, फिर उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। इंसान के साथ भी यही चीज होती है, तो इसके साथ भी यही चीज हुआ। तो शुरुआत में आप देखोगे, शुरुआत में कि एट, पहला चीज एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर, पूरे प्रक्रिया के दौरान टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए इसको एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। तो लो प्रेशर पे इस वाले स्टेट में यहां के पहले लो प्रेशर, इधर है लो प्रेशर, ऐसे ऐसे बढ़ रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है। तो लो प्रेशर पे आप देख रहे हो कि ग्राफ बड़ी स्पीडली ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है कि एट लो प्रेशर जो x/m है ना बच्चों, x/m और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर का, यानी जिस स्पीड से प्रेशर बढ़ रहा है इनिशियल स्टेट में, उसी रेट से आपका एड्जॉर्प्शन भी बढ़ रहा है। तो x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p का, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। और ये याद रखने वाली बात है कि लो प्रेशर पे ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता है, यानी लो प्रेशर पे रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है p का। दूसरी बात कर लेते हैं एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर पे पीएस के बाद देखो, सेचुरेशन प्रेशर के बाद आप देखोगे कि ग्राफ में कोई इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा है, ग्राफ ऊपर की ओर नहीं जा रहा है बल्कि कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब है कि x/m का वैल्यू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट आ जाना चाहिए। x/m क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब यह है कि x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया p का पावर 0। x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया p का पावर 0, यानी p का कितना भी आप बढ़ा लो, कितना भी प्रेशर बढ़ा लो, ये हमेशा क्या होगा, एड्जॉर्प्शन का रेट कांस्टेंट ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। तो p का पावर 0 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू आ गया। तो x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p का पावर 0, इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट इज थर्ड VBI कि एट मॉडरेट प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर पे क्या हो रहा है कि ग्राफ इंक्रीज तो कर रहा है, ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन इनिशियल स्टेट में जितना जा रहा था उतना तेजी से नहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि जो n का वैल्यू है, ये जो p के पावर में जो आएगा वो 1 से छोटा आएगा, 1 से छोटा आएगा। तो x/m यहां पे हम लिखेंगे x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा p का पावर 1/n, p का पावर 1/n, जहां 1/n का जो वैल्यू होगा ना वो 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। 1/n का वैल्यू 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, मतलब ग्राफ बढ़ेगा लेकिन जिस स्पीड से प्रेशर बढ़ेगा उस स्पीड से x/m का वैल्यू नहीं बढ़ेगा। तो ये 3 स्टेज है, आपको याद रखना है, ठीक है, 3 स्टेज है जो याद रखना है। लो प्रेशर पे x/m p का पावर 1 होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
हाई प्रेशर पे कांस्टेंट हो जाता है, यानी प्रेशर कितना भी बढ़ा लो ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा। और मॉडरेट प्रेशर पे x बाई एम प्रोपोर्शनल होता है p का पावर 1 बाई एन, जहां 1 बाई एन का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से क्या होगा, छोटा आएगा, यानी लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बीच में आएगा। ठीक है, तो ये था एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। चलिए इसको लिख लीजिए। देखो आगे बढ़े, ध्यान दो। तो ये हो गया एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, कांस्टेंट टेम्परेचर पे अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में ग्राफ खींचे। पता चला कि शुरू में एडजॉर्प्शन का रेट बड़ी तेजी से होता है, इनिशियली बहुत तेजी से एडजॉर्प्शन होता है, गैस के पार्टिकल धक 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 जाके जमा होंगे। लेकिन जैसे ही एक स्टेट पे पहुंचेगा, सेचुरेशन स्टेट पे, उसके बाद डिजॉर्प्शन भी शुरू हो जाएगा। तो एडजॉर्प्शन का जो रेट है वो थोड़ा सा धीमा हो जाएगा और डिजॉर्प्शन का रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, एक समय ये एक ऐसा कंडीशन है, ये एक ऐसा कंडीशन है जहां पे इस स्टेज पे एडजॉर्प्शन का अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन इक्वल है अमाउंट ऑफ डिजॉर्प्शन के। इसीलिए आगे जाने पे ग्राफ कांस्टेंट हो गया, ऊपर की ओर नहीं बढ़ रहा है। अब आगे देखते हैं। देखो x बाई एम एट मॉडरेट प्रेशर, x बाई एम इक्वल टू आया क्या, x बाई एम हमारे पास था, x बाई एम ये प्रोपोर्शनल है p के पावर 1 बाई n का। x बाई एम प्रोपोर्शनल है p के पावर 1 बाई n का। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी यहां से हटाते हैं तो x बाई एम इक्वल टू, कभी भी प्रोपोर्शनलिटी का टर्म हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो k इंटू पी का पावर हो गया 1 बाई एन, तो x बाई एम इक्वल टू के पी का पावर 1 बाई एन हो गया बच्चों। अब ऐसा करते हैं, यहां पे एक तो ए याद रखना है फॉर्मूला एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का, x बाई एम इक्वल टू के पी के पावर 1 बाई एन। ठीक है, कब, एट मॉडरेट प्रेशर, एट मॉडरेट प्रेशर, और यही आपके किताब में दिया गया है, यही काम आएगा, मॉडरेट प्रेशर। तो मॉडरेट प्रेशर पे सारी घटना हो रही है। ठीक है, x बाई एम प्रोपोर्शनल है p के पावर 1 बाई एन। अब क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसीलिए इसको सोल्व करते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉगरिथम ले लेते हैं, तो हो जाएगा लॉग x बाई एम इक्वल टू लॉग k इंटू पी का पावर 1 बाई एन। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब हम जानते हैं बच्चों कि यदि log a इंटू बी होता है तो इसको एडिशन फॉर्मूला बोलते हैं, log a प्लस log b, और यहां पे बेस सेम है दोनों का। ठीक है, चलो, तो ये हमारे पास हो गया log x बाई एम इक्वल टू a इंटू बी है ना, तो लिख सकते हैं log a यानी log k प्लस log p का पावर 1 बाई एन अकॉर्डिंग टू एडिशन फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो यहां पे log x बाई एम इक्वल टू log k प्लस, ये क्या होगा, पावर है तो पावर कोफिशिएंट में चला जाता है, तो 1 बाई एन log p हो गया, 1 बाई एन log p। तो इसको अगर सजा के लिखना चाहो तो log x बाई एम इक्वल टू हो गया 1 बाई एन log p प्लस log k। तो ये हो गया आपका एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और ये जो इक्वेशन है, ये जो सारा कहानी है, किसके द्वारा बताया गया था, ये सारा कहानी बताया गया था एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था फ्रेओंडलिक। क्या नाम था, फ्रेओंडलिक। तो इसीलिए ये जो पूरा कहानी अभी तक हम पढ़े इसको बोलते हैं फ्रेओंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेओंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेओंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म।
फ्रियोंडलिक, इसको मैं डार्क कर देता हूं दूसरे कलर से, तो क्या नाम देंगे, फ्रियोंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और फ्रियोंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का यही इक्वेशन है log x बाई m इक्वल टू 1 बाई n log p प्लस log k। तो आप यहां पे भी हेडिंग लगा सकते थे, यहीं पे जो है ना, यहीं पे आप हेडिंग लगा सकते थे, फ्रियोंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रियोंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ए है। तो इसको क्या कीजिए, अब आप कॉपी करिए पूरा ए वाला, x बाई एम इक्वल टू केपी के पावर 1 बाई एन, सिंप्लीफाई करेंगे दोनों तरफ लॉग लेंगे तो log x बाई एम बराबर 1 बाई एन log p प्लस log k हो जाएगा। इसको बोलते हैं फ्रियोंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, लिख लो। तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना। चलो आगे बढ़े, अब इसका ग्राफ खींच लेते हैं। देखो हमारे पास था कि log, थोड़ा छोटा कर लूं, log x बाई एम इक्वल टू 1 बाई एन log p प्लस log k। अब इस इक्वेशन का थोड़ा आपको कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है बच्चों, इसका थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है, जरा बताओ मुझे। देखो तो क्या हम इसे ऐसे देख सकते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप का दिख रहा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप का लग रहा है कि नहीं, लग क्या रहा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप का है। और ये जो है ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, आपको पता है मैंने कई बार पढ़ाया है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है क्या, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, ठीक है। तो ये जो c होता है ना, इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। ये सब आप जानते होंगे, जब आईएससी में पढ़ रहे हो तो मैंने तो पढ़ाया है भाई, इंटरसेप्ट बोलते हैं। और यही बताता है कि ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा। ये जो m है ना, इसे हम बोलते हैं स्लोप, स्लोप बोलते हैं। और ये y एक्सिस के सामने वाला y एक्सिस पे रहेगा, x एक्सिस के सामने वाला x एक्सिस पे रहेगा। स्लोप बताएगा कि ग्राफ हमें ऊपर ले जाना है कि नीचे ले जाना है, इंटरसेप्ट बताएगा कि ग्राफ कहां से शुरू करना है। तो देखो भाई, अब ग्राफ खींच लेते हैं हम लोग। थोड़ा यूज करूं टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी यूज करता हूं, टेक्नोलॉजी यूज करो भाई, टेक्नोलॉजी यूज करो, यूज करो टेक्नोलॉजी। और कलर जो है थोड़ा चेंज कर लो, इसको थोड़ा ऐसे कर लो। अब इसको टेक्नोलॉजी यूज करो, देखो ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे, देखो हो गया ना। चलो अब यहां पे आते हैं, ई है एक्स एक्सिस, क्या है, एक्स एक्सिस है इधर, और यहां पे क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक, वाई एक्सिस। तो आप जब ध्यान से देखोगे तो एक्स एक्सिस के सामने आपको दिखाई देगा log p, यानी हमें एक्स एक्सिस पे ले लेना है log p, ठीक है, log p। और बच्चों y एक्सिस के सामने आपको दिखेगा, y के सामने log x बाई एम, मीन्स हमें y एक्सिस पे ले लेना है log x बाई एम, ठीक है, log x बाई एम। अब हम ये देखेंगे कि इसका इंटरसेप्ट क्या कह रहा है। तो इंटरसेप्ट जो c के सामने है पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव है। ये जीरो भी रह सकता है और ये निगेटिव भी रह सकता है। तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब कि ग्राफ हमारा ऊपर से शुरू होगा, ओरिजिन के ऊपर से कहीं से शुरू होगा। अगर ये माइनस में रहता तो ग्राफ ओरिजिन के नीचे से शुरू होता।
और अगर ये 0 रहता तो ग्राफ हमारा ओरिजिन से शुरू होता। तो ये कहां पे है, प्लस में है, तो ग्राफ कुछ मान लेते हैं कि हमारा यहां से शुरू होगा। ये बस मान लेते हैं कि ओरिजिन के ऊपर से ये पॉइंट है जहां से हमें ग्राफ स्टार्ट करनी है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि स्लोप जो है वो भी पॉजिटिव है। तो स्लोप पॉजिटिव रहता है तो ग्राफ जहां से भी स्टार्ट हो लेकिन ऊपर जाता है, और स्लोप निगेटिव रहता है तो ग्राफ नीचे आता है। ठीक है, ग्राफ नीचे आता है। तो यहां पे आप देख रहे हो कि स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर जाने वाला है, और ग्राफ किसका है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन में। इसका मतलब ये है कि इसका जो ग्राफ है ना, ग्राफ, वो ग्राफ यहां से ऐसे सीधे जाएगा। ठीक है, सीधे जाएगा, यहां से ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से। और बच्चों इसका इंटरसेप्ट कितना है, तो ए वाला इसका इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट कितना है, लॉग के। तो यही वाला जो दूरी है ना, यही हमारा है लॉग के। ठीक है, और स्लोप कितना है, इस ग्राफ का ढाल कितना है, इस ग्राफ का ढाल कितना है, स्लोप 1/n है। तो कोई पूछेगा कि इस ग्राफ का स्लोप कितना है, तो स्लोप आप बता देना कि 1/n है। ठीक है, स्लोप कितना है, 1/n है। और स्लोप इक्वल टू हमेशा याद रखना कि स्लोप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m से, और इसका वैल्यू होता है tan थीटा, tan थीटा। ठीक है, तो हमारे पास tan थीटा इक्वल टू आ गया, tan थीटा इक्वल टू आ गया 1/n, यानी स्लोप कितना आ गया, 1/n आ गया। तो ये है फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का ग्राफ। log x/m इक्वल टू 1/n log p प्लस log k। ठीक है, इसका इंटरसेप्ट log k होगा जो पूछा जाता है एग्जाम में, स्लोप कितना होगा, 1/n होगा। तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, हमारा फ्रेंडलिक का जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म था वो समाप्त हो गया। एक और आइसोथर्म होता है जिसको हम लैंगम्यूर आइसोथर्म बोलते हैं, लेकिन लैंगम्यूर आइसोथर्म हमारे सिलेबस में नहीं है, बट मैं चैप्टर चल रहा है तो कभी ना कभी तो उसको पढ़ा ही दूंगा, चैप्टर समाप्त होते होते। ठीक है, तो ये हमारा इंपोर्टेंट सेक्शन था एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का जो खत्म हो गया बच्चों। ठीक है, अब चलो आगे देख लेते हैं क्या टॉपिक है। हाँ, एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। तो आगे सॉल्यूशन से कैसे एडजॉर्प्शन होता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलो बढ़े आगे। ठीक है, एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। अब इसका क्या मतलब है जरा ध्यान से समझो। जैसे हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, ठीक, और इस कंटेनर में लिक्विड है, वाटर है, मान लो वाटर है, इसमें क्या है, वाटर है, और इसी वाटर में घुला हुआ है मान लो ऑक्सीजन या कोई भी गैस हमने इसमें घोल दिया है। ठीक है, घोल दिया है, ठीक है, इसमें CO2 गैस हमने घोल दिया, CO2 गैस हमने इसमें घोल दिया। ठीक है, तो ये तो एक सॉल्यूशन तैयार हो गया, लिक्विड में गैस घोल दिए तो ये तो सॉल्यूशन तैयार हो गया। तो कहता है कि एडजॉर्प्शन जो है वो सिर्फ सॉलिड के सरफेस पे नहीं होता, या सॉलिड स्टेट में भी नहीं होता है, वो लिक्विड में भी और सॉल्यूशन के फेज में भी एडजॉर्प्शन होता है। मतलब ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है और इसमें हम कोई एडजॉर्बेंट ले आएंगे। एडजॉर्बेंट जैसे हमारे पास एक चारकोल है, चारकोल है, ठीक है, चारकोल। ये चारकोल हम क्या करेंगे, इसमें डुबाएंगे, इसमें डुबाएंगे। तो चारकोल जो होता है ना एक बढ़िया एडजॉर्बेंट होता है। चारकोल क्या होता है, एक बढ़िया एडजॉर्बेंट होता है चारकोल। तो चारकोल को जब आप इस लिक्विड में डुबाओगे तो चारकोल क्या करेगा कि सॉल्यूशन में जितने भी CO2 गैस के मॉलिक्यूल उपस्थित है उसको अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेगा, उसको अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज,
एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, यानी कि एडजॉर्प्शन आल्सो अकर्स इन सॉल्यूशन फेज, एडजॉर्प्शन आल्सो occurs in solution phase, सॉल्यूशन फेज, ठीक है। सॉल्यूशन फेज में भी एडजॉर्प्शन होता है। अब इसके लिए आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे, तो इसके लिए यूज करोगे x बाई एम इक्वल टू के सी के पावर 1 बाई एन। वहां पे प्रेशर का यूज कर रहे थे, लेकिन यहां पे किसका यूज करोगे, C, और C क्या है, C है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। बाकी सबसे तो आप परिचित ही हो, लेकिन यहां पे प्रेशर के जगह पे क्या आ जाएगा, प्रेशर के जगह पे आ जाएगा कंसंट्रेशन। चूंकि सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में हम लोग कंसंट्रेशन ही देखेंगे कि कितना अमाउंट लिक्विड में गैस का कितना अमाउंट, कितना मोल घुला हुआ है, ठीक है। तो यहां पे प्रेशर की जगह पे कंसंट्रेशन का यूज करना, x बाई एम इक्वल टू केसी के पावर 1 बाई एन, इसी को कहते हैं एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। यानी जिस तरीके से आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के प्रेशर को बढ़ा रहे थे तो एडजॉर्प्शन का रेट बढ़ रहा था, उसी तरीके से जितना ज्यादा सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन रहेगा उतना ज्यादा रेट क्या होगा, इसका बढ़ेगा। तो ये टॉपिक था कंसंट्रेशन। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन का रेट घटेगा, ठीक है। और एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया जितना ज्यादा रहेगा एडजॉर्प्शन का रेट उतना ही ज्यादा रहेगा, ठीक है। और द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द एडजॉर्बेंट। तो मैंने आपको बताया ही कि जितना ज्यादा एडजॉर्बेंट रहेगा, कंसंट्रेशन जितना ज्यादा रहेगा, माने मोलेरिटी जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा यहां पे एडजॉर्प्शन होगा, ठीक है। चलो, तो ये बात हो गया। अब मैं आपको नोट्स दिखा देता हूं, नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो ये ले लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तेरी दुनिया से होके मजबूर सलाह, मैं बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला, तेरी दुनिया से होके मजबूर चला। फिजिकल केमिस्ट्री कहाँ पे है मेरे भाई, आजा। क्या नहीं, ये तो नहीं है, कहाँ चला गया। तो ये तो दिख नहीं रहा है, मैं ठीक है, अभी कहीं पे है भुलाया हुआ कि कहां पे है पीडीएफ, लेकिन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है पीडीएफ। तो चलो थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। एप्लीकेशन कहां कहां पे, इसका एडजॉर्प्शन का यूज कहां कहां पे होता है। तो बच्चों, एडजॉर्प्शन का यूज होता है गैस मास्क में। जैसे कोयला खदान में जो काम करने जाते हैं पृथ्वी के अंदर, तो कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ जहरीली गैसें वहां पे निकलने लगता है। तो जहरीली गैसें निकलने लगता है तो उसको वो नाक में ना जाए श्वसन के द्वारा, उसके लिए गैस मास्क का प्रयोग किया जाता है। और उस गैस मास्क पे कुछ ऐसे एडजॉर्बेंट लगाए होते हैं जो जहरीली गैसों को बाहर ही एडजॉर्ब कर लेता है और श्वसन के द्वारा वो शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। तो गैस मास्क में इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत ज्यादा वैक्यूम आपको क्रिएट करना है कहीं पे,
तो वैक्यूम क्रिएट करना रहता है तो वहां पे एडजॉर्प्शन का प्रयोग होता है। जैसे मान लो एक कंटेनर में गैस भरा हुआ था, तो उससे पहले एक उदाहरण कर लेते हैं कि जैसे मान लो कि एक कंटेनर में पानी है, तो पानी जितना बाहर से बाल्टी से और लोटे से कटोरे से निकाला जा सकता था उतना निकाल लिए, लेकिन आप फिर भी देखोगे कि अगर वो खुरदारा है, उबड़ खाबड़ है थोड़ा सा, तो उसमें थोड़ा मोड़ा पानी रह जाएगा। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं कपड़ा उसमें डाल देते हैं, कपड़ा पानी को सोख लेता है और फिर उसके बाद बाहर निकाल लेते हैं, उसको बाहर निकाल के गार लेते हैं। उसी तरीके से हाईली वैक्यूम क्रिएट करना है तो पहले तो वैक्यूम पंप के द्वारा किसी सिलेंडर से सारा गैस बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गैस के पार्टिकल सिलेंडर में रह जाते हैं, तो उसके लिए एडजॉर्प्शन प्रोसेस का यूज किया जाता है। एडजॉर्बेंट होता है, ले जाते हैं चारकोल वगैरह, वो क्या करता है कि अपने सरफेस पे बाकी गैस को एडजॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, तो गैस मास्क में इसका यूज करते हैं। उसी तरह कई तरह के मेडिसिन वगैरह में बनाने में इसका यूज किया जाता है जो एडजॉर्प्शन थ्योरी पे काम करते हैं। तो ये कहानी था एडजॉर्प्शन का, बाकी जो है नोट्स दूंगा तो उसमें क्या क्या एप्लीकेशन है सारा कुछ लिखा हुआ रहेगा। और एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हमारा आज का मेन टॉपिक था, बाकी थ्योरेटिकल है तो आप पढ़ के समझ सकते हो, ठीक है। तो चलो आज का सेशन करते हैं यहीं पे एंड। और बच्चों लेक्चर कैसा लगा, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, आपसे हमेशा शिकायत रहती है, कमेंट जरूर करा करो। अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो थोड़ा सा कमेंट करके अच्छा फीडबैक दिया करो, मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा सा काम करने का मन करता है। जैसे ऐसे क्या होता है कि आपके लिए वीडियो हमने अपलोड किया, आप कुछ दे ही नहीं रहे हो, अपना रिव्यू ही नहीं दे रहे हो, आप कुछ एक्सल्टेशन दिखा ही नहीं रहे हो, तो हम भी सुस्त पड़ जाते हैं, चलो बच्चा इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा है। लेकिन आप अच्छा कमेंट करते हो, थोड़ा सा देखते हो, तो लाइक कर देते हो वीडियो को, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि नहीं बच्चों को लाभ हो रहा है, तो आगे कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए लेक्चर को देखिए, कमेंट में बताइए कैसा लगा। चैनल को यदि आपने नहीं सब्सक्राइब किया अब तक तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। और आपसे एक आज के लेक्चर में एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा इसको ना आपके मोबाइल में जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उनमें एक बार शेयर कर दो, ठीक है, क्योंकि मेहनत हो रहा है बट उस तरीके का आउटपुट मिल नहीं रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।